हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर लो ताकि ये वीडियो हर एक बच्चे को मिल जाए। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या आपके घर में कोई क्लास 10th का स्टूडेंट है तो उसके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज में हम मैथमेटिक्स 10th का स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक लेवल से हम शुरू कर लेंगे और 100% मैथ समझ लेंगे। ठीक है, ताकि एक तो हमारा मैथ भी अच्छे से समझ आ जाएगा और हमारा एग्जाम भी निकल जाएगा। तो हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चलो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। जो चैप्टर 1 है हमारे पास, दैट इज द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पहले प्रीवियस नॉलेज गेन कर लेंगे। व्हाट इज द प्रीवियस नॉलेज विथ विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, जो हमने इससे पहले वाले क्लासेस में पढ़ी हुई है। ठीक है, ऑलमोस्ट हम हर एक चीज की एक प्रीवियस नॉलेज गेन किया कर लेंगे। प्रीवियस नॉलेज में आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में आपका पहला ही यूनिट था 9th क्लास में, दैट वाज द नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि व्हाट आर द रैशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। आपने नंबर सिस्टम में दो चीजें पढ़ी होंगी, व्हाट आर द रैशनल नंबर्स और आपने पढ़ा होगा व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। ठीक, हमें इसको नहीं पढ़ लेना है, हम इस टॉपिक पे कुछ लेक्चर्स के बाद आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रैशनल इरेशनल नंबर्स को हमें एक स्टेटमेंट से प्रूव भी कर लेना होगा। चलो, रैशनल नंबर्स आपने पढ़े होंगे वहां, विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और इरेशनल नंबर्स विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस हम नहीं कर सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, उनको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। कंबाइनली दीज टू आर कॉल्ड एज द रियल नंबर्स। चाहे हमारे पास रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, इन दोनों को हम बोलते हैं कंबाइनली रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स हमारे पास डिनोटेड बाय द कैपिटल आर। दिस इज यूज्ड फॉर द सिंबल ऑफ द रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसी प्रीवियस नॉलेज में हम एक और पॉइंट भी डिस्कस अब कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स जितने भी होते हैं, दे आर नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। कि जितने भी नेचुरल्स होते हैं वो होल नंबर्स में आ जाते हैं। होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर जो सबसेट हैं दैट आर द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यू। वो जो क्यू है दैट इज द सबसेट ऑफ रियल, नॉट इरेशनल, क्योंकि इरेशनल अलग से चलते हैं। P is the set of irrational numbers and P is the subset of real numbers। देखो, ये सारे रैशनल सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, इसका मतलब नेचुरल भी रियल में आएगा, होल भी रियल में आएगा, इंटीजर भी रियल में आएगा, रैशनल भी रियल में आएगा, और इरेशनल भी रियल में आ जाता है। ये थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज हमने गेन की है फ्रॉम 9th क्लास में से, कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर्स विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आगे एक दो लेक्चर के बाद, या परहैप्स इट इज ऑफ द थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर, वी हैव टू अगेन डील विद दीज रियल नंबर्स, जिसमें हम अलग अलग रैशनल और इरेशनल को डिस्कस करेंगे। अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है। अभी जो टॉपिक है हमारा, दैट इज इक्विलिड्यूजन लेमा। इक्विलिड्यूजन लेमा हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, इक्विलिड्यूजन लेमा। सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको एक पजल यहां लिख लिख के दी है। पजल एक है यहां पर। ठीक है, पजल ये है कि एक आदमी को ऐसा हुआ कि उसकी लड़ाई किसी के साथ हुई, एक रेड़े वाले की लड़ाई हो गई, और उस लड़ाई में ऐसा हुआ कि रेड़े वाले के अंडे टूट गए। और जब वो उसका फैसला करने के लिए मुखिया के पास चले गए, तो रेड़े वाले ने कहा मुखिया से कि मेरे पास जितने अंडे थे उस बास्केट में जो उसने मेरी तोड़ दी, उसमें जो बास्केट में जो अंडे थे, अगर आप उनको काउंट करोगे पियर्स में, कितने में, किस में, पियर्स में, मतलब कि दो, वो काउंट करोगे आप पियर्स में, दो दो अंडे पियर बनाओगे, तो आपके पास वन विल रिमेन, तो एक बच जाता आपको लास्ट पे। ठीक है, अगर दो दो काउंट कर लोगे
तो एक बच जाता, ठीक है। और अगर आप काउंट 3 3 कर लोगे थ्रीज में, मतलब कि अगर आप काउंट 3 3 कर लोगे, 3x फिर और 3x फिर और 3x, तो 2 विल रिमेन, तो लास्ट पे आपको 2x बच जाएंगे, ठीक है। इफ काउंट इन फोर्स, अगर आप 4 4 x को काउंट करोगे, 4 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 4 x काउंट करके 3 will remain. Counting 4x, 3 will remain. Count in the 5x, अगर आप उन x को 5 से काउंट करोगे, 5 मीन्स कि 5 5 करके काउंट करोगे, 4 5 फिर 6 7 8 9 10, तो 4 विल रिमेन। इसके बाद आपको 4x रह जाएंगे, ठीक है। इफ काउंट इन सिक्सेस, अगर आप 6 eggs काउंट कर लोगे तो 5 विल रिमेन। इफ काउंट इन सेवन्स, नथिंग विल रिमेन। एंड द बास्केट कैन नॉट कंटेन मोर देन 150 eggs, और बास्केट में 150 से ज्यादा, इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 150। देखो ये पजल है आपके पास, मुझे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा समझाना है, लेकिन उससे पहले हम सोच लेंगे कि ये पजल इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा आया कैसे। देखो इस बास्केट में हमें ये इस पजल को पढ़ के ये पता चला कि इस बास्केट में 150 एग्स ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं, और अगर हम उन एग्स को डबल पेयर करेंगे तो 1 रहेगा, ट्रिपल पेयर बनाएंगे तो 2 रहेंगे, 4 4 का पेयर बनाएंगे तो 3 रहेंगे, 5 का सेट बनाएंगे तो 4 रहेंगे, 6 का सेट 5 रहेंगे, और 7 का सेट रहेगा तो नथिंग विल रिमेन। इसका मतलब 150 तो ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। पहली बात हमें ये पता चली कि इफ काउंट इन सेवन्स, नथिंग विल रिमेन। चलो मैं ले लेता हूं, इस बार मैं ऐसे ले लेता हूं, लेट द नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, लेट द नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। अगर मैं ए को अब 7 से डिवाइड करूंगा, किससे, 7 से डिवाइड करूंगा, तो कुछ एक्स तो कुछ क्यों आ जाएगा, ए इज अ नंबर, टोटल नंबर ऑफ एक्स। अगर हम 7 7 का पेयर बनाएंगे तो 5 पेयर बनेंगे, 10 पेयर बनेंगे, और बचेगा कुछ नहीं, दैट मीन्स बचेगा मेरे पास 0। अब देख लो, अगर इसी को मैं 6 6 का पेयर बना लूंगा, मीन्स कि अगर मैं 6 से डिवाइड कर लूंगा, इफ काउंट इन सिक्सेस, 5 विल रिमेन। अगर मैं 6 से काउंट कर लूंगा, 6 क्यों, तो 5 मुझे रह जाएंगे, +5, ठीक है। यहां तक तो ये कंप्लीट हो जाएंगे 6 6 करके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, फिर और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 क्यों +5। अगर मैं इसी को काउंट कर लूंगा, मुझे ये ढूंढनी है ये पजल कितना होगा, तो अगर मैं इसको काउंट कर लूंगा 5 से, 5, तो 5 से काउंट कर लूंगा, कुछ सेट बन जाएंगे, उसको हम क्यों रख सकते हैं, +4 विल रिमेन। और इसके बाद अगर हम इनको किससे करेंगे, 4 से काउंट करेंगे, 4 क्यों, +3 विल रिमेन। अगर हम ए किससे करेंगे, 3 से कर लेंगे, दिस इज 3 क्यू, +2 विल रिमेन। और ए अगर हम काउंट करेंगे 2 से, पेयर से, 2 क्यू, तो एक रिमेन करेगा, ठीक है। ये मतलब हुआ कि अगर ये नंबर ऑफ एग्स को आप 7 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है इफ काउंट इन 7 नथिंग विल रिमेन। अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 5 रह जाएंगे। तो ये आपके पास एक सीरीज बन गई। इस सीरीज से हमें पता चला कि वो जो एग्स होंगे वो डायरेक्टली 7 से डिवाइड होंगे, क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 5। जब हम इस पे हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो नंबर ऑफ एग्स ए थे दैट वायर 119 एग्स। कितने एग्स थे, 119 एग्स, ठीक। 119 को अगर आप 7 से डिवाइड कर लोगे तो ये मुझे बनेगा 7 1 जार 7, वहां से बचा मुझे 4 49, 7 7 जार 49, फिर 6 से करो तो 5 बचेंगे, 5 से कर लो तो 4 बचेंगे। ये एक पजल थी जो हमें देख लेनी थी कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा कैसे आ जाता है वजूद में, ठीक है। अब हम पढ़ लेंगे व्हाट इज द इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, ठीक। फॉर्म फर्स्ट है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। ये आपका स्टेटमेंट आ जाता है एग्जाम में, इट यूजुअली कंटेन्स 1 मार्क, 1 मार्क इसका आ जाता है।
तो ये साथ साथ अब लिखा करो कि एग्जाम में, मेरे एग्जाम में इसके कितने मार्क्स आ सकते हैं, ताकि एग्जाम प्रिपेयर करते समय आपको पता भी चल जाएगा कि या 1 मार्क आ जाएगा या 2 मार्क्स के आ जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप। तो आपको पता चल जाएगा कि ये इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा इंपॉर्टेंट है। देखो, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में ये है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, लेट्स सपोज आपके पास है 10 और 8, 10 और 8, ठीक है, तो ये है कि देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। तो 10 और 8 को लेके आपके पास दो और इंटीजर आ जाएंगे क्यू और आर, सच दैट जो सेटिस्फाई करेंगे इस रिलेशनशिप को, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब अगर आप 10 को डिवाइड कर लोगे 8 से, तो 8 1 8, तो यहां पर आपका रिमाइंडर 2 बच जाएगा, और ये हुआ मेरे पास क्यू, ये हुआ मेरे पास क्यू, और ये हुआ मेरे पास आर। ठीक है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी मैंने ये लिए, यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर आ जाएगा, तो हमारे पास दो यूनिक इंटीजर्स आ जाएंगे, एक तो 1 आ गया और एक तो 2 आ गया, जिसने सेटिस्फाई की इस रिलेशनशिप को कि ए जो है दैट इज 10, 10 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, 10 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 2। देखो, ये जो स्टेटमेंट आपने यहां मैंने जो लिखी, असल में ये स्टेटमेंट पहले ही प्रूवन थी, जिसको आप बोलते हो, जिसको आप बोलते हो कि इट इज द डिवीजन लेमा, इट इज द डिवीजन लेमा, कि डिवीजन का रूल एक है कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट, डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ये तो वही रूल है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। बस फर्क इतना है कि ये हमें पहले पता था, लेकिन इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा फिर लेटर ऑन एक बुक में आया, इक्विलिब्रियम की बुक में, उसका नाम है बुक 7 ऑफ इक्विलिब्रियम एलिमेंट्स, बुक 7 ऑफ इक्विलिब्रियम एलिमेंट्स, इक्विलिब्रियम एलिमेंट्स। ठीक है, ये इसमें आया है, ये वाला स्टेटमेंट इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। तो आप समझ गए व्हाट इज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, तो आपको सिंपली इसकी डेफिनेशन याद रख लेनी है। और अगर आप इस डेफिनेशन से, इस डेफिनेशन से और एक डेफिनेशन चाहते हो, तो हम और एक डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। और एक डेफिनेशन हम ऐसे पढ़ लेंगे कि लेट मेरे पास x कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेट x बी एनी पॉजिटिव, या a बी एनी, चलो a ले लेते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a मेरे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a मेरे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, b इज द डिवाइजर, इसको मैं डिवाइड कर लूंगा b से, b इज द डिवाइजर, b इज द डिवाइजर। ठीक है, b से मैंने इसको डिवाइड किया, जब मैं इसको b से डिवाइड कर लूंगा तो मेरे पास एक कोशंट बनेगा, क्यों बी द कोशंट, क्यों बी द कोशंट, क्यों मेरे पास एक कोशंट आएगा, एंड आर बी द रिमाइंडर, एंड आर विल बी द रिमाइंडर, एंड आर बी द रिमाइंडर, बी द रिमाइंडर। तो क्या बनेगा, देयरफॉर, तो ये बनेगा, जो a है ये होगा बराबर डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, a इज इक्वल टू, तो देयरफॉर मुझे ये बनेगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। एक चीज आप याद रख लो कि इसमें जो मैंने r लिया, r दैट रिमेन्स बिटवीन 0 एंड b, यहां मैं सिखा दूंगा वो फिर से आपको, ये जो r रहता है ये रहेगा हमेशा बिटवीन 0 से लेकर b तक, वो मैं समझाता हूँ। यहाँ हम एक एग्जांपल सीखते हैं, एक एग्जांपल, अगर मैं आपको 10 का बोलूंगा, 10 को डिवाइड कर लो, एक बच्चे ने 3 3 9 किया, और एक बच्चे ने 3 2 6 किया, यहाँ 4 रिमाइंडर निकला। तो कौन सा वाला डिवीजन आप बोलते हो सही है, सिंपली आप इसको एक बड़ा सा क्रॉस मारोगे, क्यों,
क्योंकि आप बोलोगे अभी आपका और एक से भी डिवीजन हो सकता था, दैट इज 3 3 ज़ा 9, लेकिन आपने कम डिवीजन किया। असल में जो बात आपने सुनी है, ये बात इसको आपको ऐसे सुननी थी। असल में जो यहाँ रिमाइंडर निकला था, रिमाइंडर दैट शुड बी लेस देन द डिवाइजर, रिमाइंडर शुड बी लेस देन द डिवाइजर, लेकिन यहाँ बड़ा रिमाइंडर है, यही मैंने यहाँ लिखा। रिमाइंडर शुड बी लेस देन द डिवाइजर, बिकॉज बी को मैंने डिवाइजर रखा था। सो बी लेस देन द डिवाइजर, और छोटा कितना होना चाहिए? लेस देन तो होगा बी से, ठीक है, लेस देन 3 से होगा, लेकिन होगा कितना? छोटा, ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है, उससे ज्यादा छोटा नहीं होता है रिमाइंडर। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम लेमा, जो हम क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल कर लेंगे, जहां जहां हमें इस्तेमाल करने को जरूरत आ जाएगा, ठीक है। चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तौर, नेक्स्ट चीज की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको सिखा दूंगा एक ऑब्जेक्टिव के लिए व्हाट्स एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, और ये साथ साथ लिखा भी करो, आप नोट्स कॉपीज बनाया करो साथ साथ। व्हाट्स एल्गोरिथम एंड व्हाट इज द लेमा, व्हाट इज द लेमा, ठीक है। लेमा जो है, लेमा, दिस इज कॉल्ड एज, लेमा इज कॉल्ड एज प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूवन statement used for proving another statement, used for proving another statement, कोई भी proven statement, जो जैसे कि अभी हमने एक statement प्रूव किया, क्या प्रूव किया कि डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, हमेशा के लिए, दिस इज द लेमा, ठीक है। तो ये हम आगे ये हम आगे इस्तेमाल कर लेंगे बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में, यूज इट फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट्स। बात समझ गए आप? चलो, अब एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम, एल्गोरिथम होता है सीरीज ऑफ, एल्गोरिथम इज सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, वेल डिफाइंड स्टेप्स, ठीक है। और ये भी इस्तेमाल होता है यूज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, यूज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, इससे भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरा पढ़ाने का ये मकसद है यहाँ पर कि आपके सीरीज में, जैसे कि हमारा सीरीज जो हमारी एग्जाम्स आते हैं, उसमें जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए में आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स, फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। उनमें ये हो सकता है कि उसने ये लिखा होगा, a proven statement used for proving another statement is called dash dash, ठीक है। या a series of well defined steps used to solve a problem is called, तो आपको एल्गोरिथम लिखना है, ठीक है। तो हम समझ गए कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेमा, अच्छे से हम समझ गए कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर होगा, सिंपल, ये कुछ नया नहीं है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर होगा ए, अगर हम इस ए को डिवाइड करेंगे बी से डिवाइड करेंगे, क्यों, हमारा एक कोशेंट बनेगा, एंड आर विल बी द रिमाइंडर, देन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये स्टेटमेंट जो है, इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेमा स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, अब हम इक्विलिब्रियम लेमा स्टेटमेंट जो मेरे पास है, इसकी हेल्प से हम कुछ काम कर लेंगे। क्या काम कर लेंगे? We will find out the HCF. We will find out the HCF by using इक्विलिब्रियम लेमा। आप समझ गए अच्छे से। इक्विलिब्रियम लेमा के लिए हम अब इक्विलिब्रियम लेमा से एक प्रूवन स्टेटमेंट है, इससे हम अब नई स्टेटमेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। We will prove the HCF. अब हमें पढ़ना है HCF by using the इक्विलिब्रियम लेमा। इक्विलिब्रियम लेमा लगा के हम HCF कैसे निकाल सकते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा HCF, व्हाट्स HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने प्रीवियस नॉलेज में ये पढ़ा होगा कि HCF मेरे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए बहुत सारे मेथड्स आपने पढ़े हैं। इस बार जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं, that is the HCF by finding out the equilibrium by using the equilibrium lemma।
आपने पढ़ा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय बाय कॉमन फैक्टर्स निकाल के। आपने पढ़ा है हाईएस्ट एचसीएफ बाय बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी। आपने पढ़ा है एचसीएफ बाय बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड भी। ये चीजें आपने पढ़ी हैं। इसमें हमें और एक चीज फिर से डिस्कस करनी पड़ेगी आगे वाले एक्सरसाइजेज में, दैट इज एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं कि हमें पता कर लेना है कि एचसीएफ बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लगा के हम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास दो नंबर्स हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, फिर हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। क्योंकि ये लेमा है तो इसकी वजह से मैं कोई और चीज प्रूव कर लूंगा। लेट्स सपोज कि मेरे पास दो नंबर है, एक तो 10 है और दूसरा 8 है। ये मेरे पास दो नंबर है। अगर आपको इनका एचसीएफ ढूंढना होगा तो आप अपने तरीके से जो बचपन से सीखते आए हो फैक्टर्स का, तो आप इस ऐसे भी देख सकते हो इसके कौन से फैक्टर्स होंगे। इसके होंगे 1 2 और 10, ठीक है। और 8 के देख लो, दिस विल बी इक्वल टू 1, दिस विल बी इक्वल टू 2, दिस विल बी 4, और ये होगा डिवाइड किससे, 8 से, ठीक है। तो इनमें कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर दैट्स इक्वल टू 2 और 1 है कॉमन फैक्टर और 2, तो एचसीएफ इसका ये होगा 2, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, इसमें मुझे डिस्कशन नहीं करना था। असल में मुझे ये बोलना था कि हमें एक तरीके से पता है कि इसका एचसीएफ 2 है। अब इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में हम एचसीएफ जब ढूंढते हैं तो कैसे ढूंढते हैं। हम देखते हैं कि दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है। दोनों में से बड़ा नंबर 8 है, तो मैं ये लिखता हूं कि 10 इज ग्रेटर देन 8। अब मैं इस पे इक्विलिब्रियम डिवीजन लगा देता हूं। क्या था इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, कि अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं, पहली वाली जो मैंने पढ़ाई थी, दो नंबर्स हैं, तो इन दो नंबर्स को अगर हम डिवाइड कर लेंगे ऐसे कि मैं 10 को डिवाइड 8 से कर लूंगा, सो ये मुझे बनेगा 8 1 जार 8, तो मुझे रिमाइंडर में आ जाएगा 2। तो मैं क्या कर लूंगा, 10 इज ग्रेटर देन 8, वी अप्लाई, हम अप्लाई करेंगे, वी अप्लाई इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा किस पर, हम अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा ऑन एक तो 10 पर एंड 8 पर, इन्हीं दो नंबर्स पे, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा मैंने लगाया। 10 को डिवाइड किससे किया, 8 से, 8 1 जार 8 और 2, तो मैं लिखूंगा 10 इज इक्वल टू वही जो a इज इक्वल टू b के ऊपर r मैंने आपको पढ़ाया, 10 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 2, 10 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 2। ये इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा मेरे पास बन गया। क्या यहाँ पर r मुझे जीरो निकला, नहीं, r इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब r जीरो नहीं निकला तो मुझे फिर से इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लगाना पड़ता है, इस बार एक डिवाइजर पे और दूसरा रिमाइंडर पे। तो मैं इस बार नए से अब डिवाइड कर लूंगा, किसको, 8 को डिवाइड 2 से कर लूंगा, ठीक है। और साथ साथ में यहां से लिखूंगा कि वी फर्दर अप्लाई, हम फिर से अप्लाई करेंगे, वी फर्दर अप्लाई इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा किस किस पर, ऑन ऑन 8 एंड 2, ऑन 8 एंड 2, 8 और 2 पे। 8 और 2 में कौन सा बड़ा है, 8 इज ग्रेटर देन 2, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर जो 8 होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू, देख लो 2 इंटू 4, 2 4 जार 8, रिमाइंडर क्या निकला, 0। तो 2 इंटू 4 प्लस 0, 2 इंटू 4 प्लस 0, तो मुझे मिला ये 2 इंटू 4 प्लस 0, यहाँ मुझे मिला रिमाइंडर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0। जब आपको r इज इक्वल टू 0 मिला, उस बार आपने किससे किससे डिवाइड किया था, उस टाइम आपने किससे डिवाइड किया था, मैंने उस टाइम 2 से डिवाइड किया था। तो ये जो 2 है दिस इज द एचसीएफ, सो एचसीएफ इज इक्वल टू 2। तो समझ लो कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, कि ऐसे कि मेरे पास दो नंबर्स होंगे, उनमें से मुझे बड़ा वाला देखना है, उसको छोटे से डिवाइड कर लेना है, फिर देखना है ये इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट क्या बनेगी, वही डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो मुझे 10 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 2 निकला। रिमाइंडर तब तक हमें करते रहना है जब तक न रिमाइंडर 0 निकलेगा। यहाँ मुझे दूसरे स्टेप पे ही रिमाइंडर 0 निकला था, तो मैंने ये बता दिया कि रिमाइंडर जो ही 0 आया उस बार हमने किससे डिवाइड किया था,
जिससे डिवाइड किया होगा वही हमारा एचसीएफ है. सो दैट इज द आंसर टू दिस कि एचसीएफ ऑफ 10 and 8 is equal to 2 and HCF of 10 and 8 by equivalent division lemma is also equal to 2. अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे. हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेके अपना काम शुरू कर लेंगे. ओके, एक्सरसाइज 1 पे है फाइंड द एचसीएफ, यूज इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ. पहला पार्ट इसका है 135 एंड 225. सिंपल है, हम इन दोनों में से देख लेंगे बड़ा कौन सा है. सो हम लिखेंगे 225 इज ग्रेटर देन 135. सो हम अप्लाई करेंगे वही अप्लाई. तो अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा किस किस पर. एक तो 225 पे, ऑन 225, बात समझ गए, एंड 135. ठीक है, तो मैं डिवाइड कर लूंगा किसको, 225 को मैं डिवाइड कर लूंगा 135 से. 135 से जब मैं 135 से कर लूंगा, 135 वन जार 135, डबल ज्यादा हो जाएगा. तो 5 में से 5 गया, 0 यहाँ से 9 निकला, दैट्स इक्वल टू 90. सो देयरफॉर मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट, दैट इज 225, दैट इज द डिविडेंट, is equal to divisor, which is equal to 135 into quotient, that is equal to 1 plus remainder, that's equal to 90. So यहाँ remainder मुझे 90 निकला, तो मैं सीधे लिखूंगा r is not equal to 0. रिमाइंडर 90 निकला, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया मेरे पास. तो अब हम सेकंड स्टेप कर लेंगे कि वही फर्दर अप्लाई. हम फिर से अप्लाई करेंगे कौन सा वाला, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा. इस बार किस पे, apply equivalent division lemma on किस पर, 135 and 90. 135 and 90. ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि 135 जो है दैट इज ग्रेटर देन 90. तो मैं 135 को डिवाइड कर लूंगा किससे, 90 से. ठीक है, आप मेरे साथ यहीं बने रहिए. तो मैं 135 को डिवाइड कर लूंगा 90 से. 135 को मैं डिवाइड करता हूँ 90 से, तो ये आएगा 91 ज़ा 90. तो मेरे पास रिमाइंडर बचा 45. तो मैं यहाँ लिखूंगा कि 135 जो है दैट इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45. सो r इज अगेन नॉट इक्वल टू 0. मेरे पास रिमाइंडर फिर से 0 नहीं निकला. जब तक नहीं ये 0 निकलेगा तब तक मुझे ये डिवीजन एल्गोरिथम करते रहना है. तो मैं फर्दर अप्लाई करूंगा. आई विल फर्दर अप्लाई क्या, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा. इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा किस किस पर, ऑन इस बार अब 90 एंड 45 पे, ऑन 90 एंड 45 पे. ठीक है, तो मैं इस बार 90 को डिवाइड कर लूंगा 45 से. 90 को इस बार 45 से डिवाइड कर लेते हैं. 45 टू जार 90, तो रिमाइंडर मेरा 0 निकला. तो मैं लिखूंगा 90 इज इक्वल टू, 90 पहले लिखते हैं, 90 इज ग्रेटर देन 45. देयरफॉर 90 इज इक्वल टू किसके बराबर, 45 इंटू 2 प्लस 0. इस बार मुझे r किसके बराबर आया, r इज इक्वल टू 0. जब r इज इक्वल टू 0, उस बार आपको देखना पड़ेगा कि आपने किस से डिवाइड किया था. वो किया था 45 से. सो HCF इज इक्वल टू 45. सो ये मेरा रिजल्ट निकला इसका. 45 is the HCF between the two numbers, जो numbers थे 135 and 225. ठीक है, हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे. 196 and 38220. 38220 और 196 का हमें HCF निकालना है. सिंपल है, ऐसा ही प्रोसीजर कि मैं देख लूंगा दोनों में से बड़ा कौन सा है. दैट इज 38220 इज ग्रेटर देन 196. तो मैं 38220 को डिवाइड कर लूंगा किससे, 196 से. 196 से 196. देखो, अगर आप एक एक करके करोगे इसे डिवीजन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा डिवीजन यहाँ डायरेक्टली करना पड़ता है. 196 इंटू 195 किसे, 196 इंटू 195, मेरा रिजल्ट आ जाएगा 38220. डायरेक्टली रिमाइंडर कितना निकला,
0। तो पहले ही स्टेप में वही अप्लाई इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा ऑन किस किस पर, वही अप्लाई इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा किस किस पर, ऑन ऑन एक तो 38220, 38220 एंड 196। सो इसका मतलब ये हुआ 38220 मेरे पास है 196 इंटू 195 प्लस 0, रिमाइंडर डायरेक्टली 0 निकला। r इज इक्वल टू 0 पहले ही स्टेप में 0 निकल गया, तो मैं सीधे लिखूंगा जो HCF मेरे को आया दैट इज इक्वल टू 196। दिस इज द HCF बिटवीन द टू नंबर्स। कौन कौन सा नंबर, 196 एंड 38220। ये हो गए हमारे दो क्वेश्चन। थर्ड वन देखते हैं, 867 एंड 225। 867 एंड 225 नहीं है, 255 है, ठीक है, ये है 255। 255। अब बताओ बच्चा इनमें से कौन सा बड़ा है। क्वेश्चन में लिखते हैं हम 867 इज ग्रेटर देन 255। 255 तो मैं 867 255 से बड़ा है, तो मैं 867 को डिवाइड कर लूंगा 255 से, ठीक है। जब आप 255 से डिवाइड करोगे ऑलमोस्ट ये 250 है। 250 अगर आप 3 बार कर लोगे तो 750 बनेंगे, तो 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इज 3 5 आर 15, दिस 3 5 आर 15 116, दिस इज 3 2 आर 6 प्लस 1 दैट इज 7। 7 में से 5 तो 2, ये 0 और ये 102 आया। तो मैं लिखूंगा वही अप्लाई, हम अप्लाई करेंगे क्या, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा किस पर, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा ऑन 867 एंड 255। तो 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। 102 क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं, सिंपली r इज नॉट इक्वल टू 0। वेरी गुड, तो हम फर्दर अप्लाई करेंगे, वही फर्दर अप्लाई इक्विवेलेंट डिवीजन, अप्लाई इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा किस पर, on 255 एंड 102। तो इस बार देखते हैं कौन बड़ा है। 255 बड़ा है, किस से बड़ा है भाई, 102 से बड़ा है। तो मैं डिवाइड कर लूंगा किसको, 255 को मैं डिवाइड कर लूंगा 102 से। सो यहाँ हम 255 अंडर रूट, सॉरी 255 को हम डिवाइड करेंगे 102 से। जब मैं 255 को डिवाइड 102 से कर लूंगा तो वो मुझे बनेगा 102 इंटू 2, दैट्स 2 2 आर 4, दैट्स 2 0 आर 0, दैट्स 2 1 आर 2, दैट इज इक्वल टू 5 में से एक गया तो एक, और यहाँ से 551। okay, therefore 255 is equal to 102 into 2 plus 51। क्या रिमाइंडर 0 आया, r is not equal to 0। जब r 0 नहीं है तो हम अब फिर से कर लेंगे वही फर्दर अप्लाई, क्या करेंगे, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, ED लेमा ऑन एक तो करेंगे 102 पे एंड 51 पे। देख लेना यहाँ 102 ग्रेटर है 51 से, तो मैं डिवाइड करूंगा 102 को 51 से, 51 से, तो 51 2s आर दैट्स इक्वल टू 102। तो ये मेरा रिजल्ट है। रिमाइंडर 0 आया तो मैं यहाँ लिखूंगा 102 इज इक्वल 51 इंटू 2 प्लस 0। जब रिमाइंडर 0 आया, r इज इक्वल टू 0, तो HCF होगा इस बार, HCF विल बी इक्वल टू किसके बराबर, जिससे आपने लास्ट पे डिवीजन किया था, दैट्स इक्वल टू 51। तो HCF इज इक्वल टू 51। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है, हमें ये दिखाना है कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो इस फॉर्म में है, 6 क्यूब प्लस 1 3 5।
पहले इस क्वेश्चन को सीख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है या करने को क्या बोल रहा है। ऑड इंटीजर्स जितने भी हैं, आपको पता होगा व्हाट आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स, ठीक है। जैसे मेरे पास ऑड इंटीजर है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, जितने भी नंबर्स हैं ये ऑड है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इन ऑड नंबर्स को डिवाइड, क्योंकि फॉर्म तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5, इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के हिसाब से 6 इज द डिवाइजर। डिवाइड 6 से करेंगे तो ये जो फॉर्म आ जाएगी, मेरे पास ये तीन फॉर्म्स आएगी, या 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी नंबर इनमें ले लो, लेट्स 21, उसको डिवाइड आप 6 से कर लो, दैट इज 6 3 आर 18, और मेरे पास रिमाइंडर में 3 बचा। तो ये जो 821 की फॉर्म आई, दैट्स इक्वल टू 6 इंटू क्यू के बदले 3 प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3, तो ये फॉर्म। ऐसे ही कोई भी नंबर आप ऑड नंबर्स में ले लो, जो भी उसकी फॉर्म आ जाएगी वो इसी में से कोई ना कोई आ जाएगी, या 6 क्यू प्लस 1, या 6 क्यू प्लस 3, या 6 क्यू प्लस 5। अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर लेते हैं कि हम पहले इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा ले लेते हैं। तो आपने पढ़ा है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट, पहले हम वो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें इसी स्टेटमेंट से इसको प्रूव करके दे देना है। ठीक है, लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मैंने एक्स को ही पॉजिटिव इंटीजर लिया, बी डिवाइजर लिया, क्यू कोशेंट लिया, एंड आर रिमाइंडर लिया। तो एक्स इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज बिटवीन 0 to b। ये मेरी इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ जो b है दैट्स इक्वल टू 6, क्योंकि मुझे फॉर्म आनी चाहिए 6 क्यू प्लस 1, 3 और 5। हियर b इज इक्वल टू 6। यहाँ जो b है दैट्स इक्वल टू 6, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी मुझे? तो द इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू 6q प्लस r, और इस बार जो r रहेगा दैट विल रिमेन बिटवीन 0 to 6। ये मैंने आपको समझाया है क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में, कि r डिवाइजर से छोटा रहता है। why r is less than 6? because simply the r remains less than the divisor। तो ये ले लेते हम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो r का जो वैल्यू यहाँ है दैट इज इक्वल टू 0 to 6, मीन उसका वैल्यू यहाँ 0 आएगा, या 1, या 2, या 3, या 4, या 5, या बस 5 तक। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे कि एक एक करके हम r का वैल्यू डाल देंगे इस इक्वेशन फर्स्ट में, फिर देखते हैं कौन सा नंबर इवन रहेगा और कौन सा ऑड। देखो जो हमने x लिया है, हमने x एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया है, सॉरी हमने x को एनी पॉजिटिव इंटीजर लिया है, हमने x को एनी पॉजिटिव इंटीजर लिया है। लास्ट पे हमें पता चलेगा कि 6 क्यू प्लस 1, 3 और 5 जो फॉर्म है वो ऑड फॉर्म है। अब मैं क्या कर लूंगा, मैं पुट x r इज इक्वल टू 0 डाल दूंगा, r इज इक्वल टू 0। जरा x क्या बनेगा, x विल बी इक्वल टू 6q प्लस 0, 6q प्लस 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू ओनली 6q। याद रखो मेरा बच्चा, x इज इक्वल टू 6q जो है, क्या हम उसमें 2 निकाल सकते हैं कॉमन? 2 3s are 6q, that is 2 into 3q, 2 into 3q। Let's suppose this 3q is any number, suppose this, because q is any number, तो जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे ये सारा एक ही नंबर ही आएगा, तो x मुझे मिलेगा 2m। लेट्स सपोज इट्स इक्वल टू 2m, या लेट्स सपोज इट्स इक्वल टू 2n। मैं n ले लेता हूँ, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ n ले लेता हूँ। So this is equal to 2n, where n is equal to 3q, where n is equal to 3q। अब मुझे बताओ आप, जब मैंने x is equal to 2n लिखा, आपको पता है what is the form of even number। even number की जो जनरल फॉर्म होती है बचपन से हम पढ़ते आए हैं, even numbers are those numbers which are exactly divisible by 2। ठीक है, तो और उनकी जो फॉर्म होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2n। तो इसका मतलब ये therefore it is an even number, therefore it is an
इवन नंबर कौन, या ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर x इज एन इवन नंबर। यहाँ पर जो x हमारा मिला वो है हमें इवन नंबर, देयरफॉर x जो है इज इवन नंबर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। पुट r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1। बताओ बच्चा, जब आप r1 डालोगे तो आपका x क्या बनेगा? 6 क्यूब प्लस 1। x इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में 6 क्यूब प्लस 1, x इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब देखते हैं हम ये जो 6 क्यूब प्लस 1 है, 6 क्यूब प्लस 1 है, ये कौन सी फॉर्म हमारे पास रहेगी? देख लेना। हम x इज इक्वल टू 6 क्यूब में हम 2 कॉमन निकालेंगे, ये क्या बनेगा? 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 1। क्या हम फिर से इसके बदले n लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, दो दैट्स इक्वल टू 2n प्लस 1। अब बताओ इस बार जो x आया वो क्या है? देयरफॉर x इज ऑड नंबर, x इज ऑड नंबर। समझ गए आप? x मेरे पास इस बार ऑड नंबर आया। ठीक, चलो यहां डालते हैं हम पुट r इज इक्वल टू पुट r इज इक्वल टू 2। x क्या मिलेगा मुझे? x इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2। क्या इन दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है? हाँ, इसमें 2 निकाला हमने, इसमें दोनों में 2 नहीं निकला कॉमन, लेकिन यहाँ निकल जाएगा। x इज इक्वल टू, हम 2 कॉमन निकालते हैं, दिस इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1। अब इस बार हम इसको n रखते हैं, क्योंकि n इज एनी इंटीजर, तो ये मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 2n। ठीक है, अब ये बताओ ये क्या फिर से हमें मिला? x इज इक्वल टू 2n, देयरफॉर x इज एन इवन नंबर, x इज एन इवन नंबर। ठीक है, x इज इवन नंबर। यहां मुझे x निकला ऑड। ठीक है, 2n प्लस 1, यहाँ इवन, यहाँ फिर से इवन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हम x की जगह r की जगह हम 3 डालते हैं। पुट r इज इक्वल टू 3। चलो, पुट r इज इक्वल टू 3 डाल कहाँ रहे हैं? याद रखना, पुट r इज इक्वल टू 3 हम डालते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, विच इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस r। सो r की जगह इस बार 3 आएगा। आप मुझे बोलो, क्या मुझे 2 कॉमन निकल सकता है? 2 दोनों में कॉमन निकल सकता है? नहीं, मत निकल सकता है। तो मैं पहले में 2 कॉमन निकालूंगा, 2 इंटू यहां मैं 3 क्यों लिखूंगा फिर से, प्लस 3। तो ये मुझे आएगा x इज इक्वल टू, अच्छा वेट, दोनों में नहीं निकल सकता है, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, हम 3 को ब्रेक कर लेंगे। हम 3 को क्या करेंगे? ब्रेक। जरा ये ऐसे आ सकता है, 6 क्यूब प्लस 3 को हम ब्रेक करेंगे 2 प्लस 1। तो मुझे क्या मिलेगा? अब इन दोनों में से हम 3 को कॉमन निकालते हैं, सॉरी 2 को कॉमन निकालते हैं, तो ये मुझे मिलेगा 3 क्यूब प्लस 1, और बाहर एक 1 प्लस 1। क्या हम इसके बदले कुछ n रख सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली, ये n आएगा 2n प्लस 1। सो यहाँ मुझे x फिर से मिला 2n प्लस 1। अब बताओ ये जो फॉर्म मुझे यहाँ मिली, क्या ये इवन है या ऑड है? तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर x इज ऑड नंबर, x इज ऑड नंबर। ठीक है, क्योंकि 2n प्लस 1 जो फॉर्म है वो ऑड फॉर्म है। जैसे 2n जो फॉर्म है दैट इज द इवन फॉर्म, एंड 2n प्लस 1 जो है दैट्स इक्वल टू ऑड फॉर्म। अब आगे देखते हैं, पुट r इज इक्वल टू 4। 3 तो डाला, 4 डालो, क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4। अब देख लो यहाँ हम 2 दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बनेगा मुझे 3 क्यूब और ये बनेगा 2। ठीक है, कॉमन दोनों में निकाला, सो x इज इक्वल टू 2 इंटू, क्या हम इसको फिर से n रख सकते हैं? क्योंकि ये सारा n कोई नंबर होगा। देखो q इज एनी नंबर, q को जब आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ही रहेगा, उसको ऐड 2 से करोगे फिर से नंबर ही रहेगा, उसी को मैंने n बोला, n एनी नंबर। तो x इज इक्वल टू 2 क्यों फिर से आया क्या मेरे पास? देयरफॉर x इज एन इवन नंबर, x मेरे पास एक इवन नंबर फिर से आया। ठीक है, अब मैं लास्ट डालता हूं, दैट इज x इज इक्वल टू 5।
x की जगह मैं क्या, सॉरी r की जगह मैं 5 डालता हूँ। पुट r इज इक्वल टू 5, पुट r इज इक्वल टू 5। जब मैं r इज इक्वल टू 5 डाल दूंगा तो x इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 5। देखो इनमें 2 कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन अगर मैं 5 को ब्रेक करके 4 प्लस 1 लिखूंगा, 4 प्लस 1, तो दैट विल बी इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू, यहाँ इन दोनों में से हम 2 निकालते हैं कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 1, तो ये फिर से आया 2n प्लस 1। तो इस बार जो x आया दैट्स इक्वल टू 2n प्लस 1। और 2n प्लस 1 किसकी फॉर्म है, ऑड फॉर्म। देयरफॉर मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर x इज ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब देखते हैं हम ऑड नंबर कौन कौन से हमें मिले। देखो ये हमें ऑड मिला, और इस बार जो फॉर्म थी दैट वाज 6 क्यूब प्लस 5। असल में इसकी जो फॉर्म थी x की 6 क्यूब प्लस 5। जहां जहां आपको ऑड मिलेगा आप देख लेना, वो फॉर्म या तो 6 क्यूब प्लस 5 होगी, या यहाँ 6 क्यूब प्लस 3 है और 6 क्यूब प्लस 1 होगी। तो मैं ऐसे लिखूंगा क्लियरली, क्लियरली मुझे निकले, एक तो 6 क्यूब प्लस 1 ऑड फॉर्म निकली, और दूसरी निकली 6 क्यूब प्लस 3, और तीसरी निकली 6 क्यूब प्लस 5। सो ये तीनों आर ऑड फार्म्स, ये तीनों मेरे पास कौन सी फार्म्स है, ऑड फार्म्स। समझ गए आप, मुझे ये दिखाना था कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, ये तीनों हैं मेरे पास ऑड फार्म्स। होप कि आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। मेरे पास आर्मी कंटिजेंट में एक तो 616 मेंबर्स हैं, ये एक ग्रुप है, मेरे पास ये एक ग्रुप है 616 मेंबर्स, is to march behind an army band of 32 members। इनको मार्च कर लेना है 32 मेंबर्स के पीछे पीछे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। The two groups are to march in the same number of columns। इनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स 32 को भी सेम उसी कॉलम में चलना है, और 616 को भी उतने ही कॉलम्स में चलना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। हमें पता कर लेना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्च, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। पहले देख लो, जो 32 मेंबर्स हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि उनको एक कॉलम में रखूंगा, एक ही कॉलम में, 1 2 3 4, देखो यहाँ से 5, बाकी डॉट डॉट डॉट, ये 32 आ गए। फिर 616 मेंबर जो है इनको एक इनके पीछे रखूंगा, 600 हो सकता है ना। तो इसमें कितने कॉलम्स आए, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि कॉलम्स कितने आए। सर यहाँ पर तो कॉलम मुझे एक ही आया, ठीक है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं 32 मेंबर्स को दो कॉलम्स में रखूंगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ तक मुझे 32 आ जाएंगे, ठीक है। और इनके बाद मैं 616 के मेंबर्स इनके पीछे रखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके सो ऑन, यहाँ तक मुझे 616 मेंबर्स आ गए। तो इस तरीके से मैंने उनको दो कॉलम्स में रखा, यहाँ मुझे दो कॉलम्स बनी। क्या पॉसिबल है इससे ज्यादा भी कॉलम्स बनेंगे, हाँ ऑब्वियसली पॉसिबल है, लेकिन हम पता कैसे कर सकते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। क्वेश्चन देख लो, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन में, वो समझ लो। देखो मैंने देख लिया कि हम एक कॉलम में भी इनको रख सकते हैं, मैंने देख लिया कि हम इनको दो कॉलम्स में भी रख सकते हैं। क्या हम इनको तीन कॉलम्स में रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो हम 32 को 3 कॉलम्स में रख लेना है, तो यहाँ पर मुझे 28 29 30 कहीं आ जाएगा, ठीक है। फिर 31 और 32, इसका मतलब ये जगह मुझे बच गई। तो मैं इनको तीन कॉलम्स में नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि तीनों कॉलम्स मेरे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब मैं 3 वाला नहीं रख सकता हूँ, इन द 3 कॉलम्स में मैं नहीं रख सकता हूँ इनको। तो मैं ये समझ गया कि मैं उस नंबर को असल में ढूंढ रहा हूँ जो नंबर
इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा और वो सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप? मैं 32 वाले, मैं उस नंबर को यहाँ ढूंढ रहा हूँ। 1 2 आया मुझे, 3 तो नहीं आया, चलो 4 आ सकता है, क्योंकि 4 32 को जब आप 4 कॉलम्स में रखोगे तो वो बराबर डिवीजन में आ जाएगा। इसका मतलब 32 का डिवीजन 4 से होगा, फिर 616 का भी डिवीजन 4 से होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपने पता किया होगा, अगर लास्ट के दो डिजिट्स 4 से डिवाइड होते हैं तो सारा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि मैं उस नंबर को ढूंढ रहा हूँ, 4 है मेरे पास, या इससे बड़ा भी कोई नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। अब एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ तो वही होता है कि आप कोई ऐसा नंबर ढूंढते हो इन दोनों के लिए जो इसको भी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, इसको भी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो मैं सीधे बोल दूंगा कि मुझे निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ये जो मैं यहाँ ढूंढ रहा था वो होगा एचसीएफ ऑफ 32 एंड 616। तो इसका मतलब आप समझ गए कि मैं इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालूंगा। किस किस का एचसीएफ? 32 एंड 616 का। दैट विल गिव मी द रिजल्ट। ठीक, ओके। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे लिखूंगा सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ आर्मी number of people in one contingent, एक कॉन्टीजेंट में कितने आदमी हैं? दैट्स इक्वल टू 616। ओके, नंबर ऑफ पीपल इन सेकंड कॉन्टीजेंट, वो कितने हैं? दैट्स इक्वल टू 32। तो मुझे निकालना है देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which they can march, in which they can march is equal to the HCF of, किस किस का HCF? HCF of 616 and 32। ठीक है, अब मैं 616 और 32 का HCF निकालता हूं। यू नो कि हम जब भी HCF निकालते हैं बाय इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, मैंने आपको क्वेश्चंस में इससे पहले समझाया है कि हम दोनों में से HCF निकालने के लिए हम देखते हैं बड़ा वाला कौन सा है। तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर 616 इज ग्रेटर देन 32। तो मैं अप्लाई कर लूंगा, वही अप्लाई इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा किस किस पर? We will apply equivalent division lemma on 616 and 32। समझ गए? तो मैं 616 को डिवाइड कर लूंगा 32 से। ठीक है, 32 इंटू 19 मेरे पास आएगा 608। तो 616 में से 8 निकालो तो 8 रहा, तो मुझे मिला 616 इज इक्वल टू 32 into 19 plus 8। तो r is not equal to, रिमाइंडर जो है वो मुझे 0 नहीं निकला, r is not equal to 0 क्योंकि यहाँ 8 आया। तो हम फर्दर अप्लाई करेंगे, वही फर्दर अप्लाई इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, हम फिर से अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। इस बार किस पे? we will apply it on 32 and 8। ठीक है, 32 और 8 पे हमने अप्लाई किया। अब मैं 32 को 8 से डिवाइड कर लूंगा, देखते हैं क्या मिलेगा मुझे। ठीक है, तो मैं 32 को डिवाइड इस बार कर लूंगा 8 से, सो दैट्स 8 4 आर 32। ठीक है, तो मुझे मिला 32 इज ग्रेटर देन 8, इसको लिखना पड़ता है। तो मुझे मिला देयरफॉर 32 इज इक्वल टू 8 into 4 plus 0, तो रिमाइंडर आया मुझे 0।
r इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बोला है कि जब भी रिमाइंडर हमें 0 आएगा, उस बार हमने जिससे डिवीजन किया था, उस बार हमने डिवीजन 8 से किया था, सो एचसीएफ इज इक्वल टू 8, ये वाला 8। ठीक है, तो असल में हमें एचसीएफ नहीं निकालना था, हमें निकालना था देयरफॉर मैक्सिमम। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आए थे, तो हाँ, वो हमें आए दैट्स इक्वल टू द 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8। होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। देखो, फिर से मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा तो लगाना है, हमें दिखाना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस बार इंटीजर नहीं ले लेना है, इस बार स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। चलो, हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया 5, हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया 7, हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया 10, लेट सपोज इनका स्क्वायर का लेना है, 5 स्क्वायर या 7 स्क्वायर या 10 स्क्वायर। देखो, 5 स्क्वायर आएगा मेरे पास 25, 7 स्क्वायर आएगा मेरे पास 49 और 10 स्क्वायर आएगा मेरे पास 100। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि ये जो स्क्वायर्स हैं, इनकी जो फॉर्म रहेगी वो रहेगी 3m और 3m प्लस 1। मतलब अगर आप 25 या आप 49 या आप 100 या किसी भी स्क्वायर को अगर आप डिवाइड किससे कर लोगे, 3 से, तो जो फॉर्म आपको निकल के आएगी दैट विल बी ईदर 3m या फॉर्म आ जाएगी 3m प्लस 1। बस यही दो फॉर्म्स आपको आ जाएंगे। जैसा हमारा पुराना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 पर एपस 2 पर एपस, उसमें हमें ऑड नंबर दिखाने थे। इस बार हमें स्क्वायर ऑफ द ऑड नंबर, सॉरी, स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर दिखाना था। उस बार हमें ऑड इंटीजर दिखाना था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर पे। अब देख लो, मैं वही प्रोसीजर कर लूंगा, बस फर्क ये है कि वहां मैंने ऑड नंबर, वहां मैंने एनी पॉजिटिव इंटीजर लिया था, यहाँ मैं उसके बाद उसे स्क्वायरिंग करूंगा। क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम इसको एग्जाम्पल से भी कर सकते थे, लेकिन एग्जाम्पल्स में हमें हर एक एग्जाम्पल को लेके फिर चलना पड़ेगा। असल में हमें ये जनरल पे दिखाना है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लगा के। ठीक है, देखो, सॉल्यूशन में हम इस क्वेश्चन को ऐसा करेंगे कि x भी यानी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा इस्तेमाल कर लेना है, तो मैंने वो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लिखा यहाँ पर। x भी यानी पॉजिटिव इंटीजर, b डिवाइजर, q कोशेंट, r रिमाइंडर, x इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। अब डिवीजन किससे हुआ है? 3 से, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू 3। हियर b इज इक्वल टू 3, यहाँ b जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 3। सो x मुझे निकलेगा 3q प्लस r। x will be equal to 3q plus r। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन अब r फिक्स हो गया मेरे पास कि r जो होंगे वो 0 से लेकर कहां तक, दैट विल बी इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 से लेकर मेरे पास 3 तक हो सकते हैं, क्योंकि डिवीजन तो 3 से किया, रिमाइंडर 3 से छोटा रहेगा। सो दैट इज कि r जो है, r वो खाली या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अब मैं क्या कर लूंगा, मैं उसी तरीके से एक एक करके इनको पुट कर दूंगा। पुट r इज इक्वल टू कितना, पुट r इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3q प्लस 0, 3q प्लस 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू ओनली 3q। आप मुझे बताओ x क्या था मेरे पास, x था यानी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन मुझे पॉजिटिव इंटीजर पे नहीं काम कर लेना है, मुझे स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर पे काम कर लेना है। तो मैं इसको कर लेता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैं इसको कर लेता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लूंगा तो मुझे मिलेगा ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। ठीक है, वो मुझे मिलेगा दैट्स इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब मैं 9q स्क्वायर को बना लेता हूँ 3 कॉमन निकाल के 3q स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3 3 9, दैट विल बी 3q स्क्वायर, और वो मुझे बना 3m। वो बन सकता है मुझे क्या, 3m। कैसे बन सकता है 3m, बिकॉज हमने यहाँ लिख सकते हैं हम दैट्स इक्वल टू 3m। ठीक है, वायर यहाँ हम लिख सकते हैं कि m मेरे पास जो रखा मैंने
m इज इक्वल टू 3q। तो इसका मतलब जो स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर है जिनका रिमाइंडर 0 रहेगा वो इस फॉर्म में आ जाएंगे, 3m फॉर्म। ठीक है, अब दूसरा डालते हैं हम इसमें क्या, पुट r इज इक्वल टू 1। ठीक है, पुट r इज इक्वल टू 1 के बराबर। r इज इक्वल टू 1 जब हम डाल देंगे तो मुझे निकलेगा x इज इक्वल टू 3q प्लस 1। क्या मुझे x चाहिए, मुझे x को दिखाना है क्या, नहीं, मुझे दिखाना है किसको, मुझे दिखाना है स्क्वायर को। तो मैं फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लूंगा। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लूंगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। तो वो बनेगा मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर। यू नो कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है भाई, किसके बराबर है, दिस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के बदले 3q प्लस b के बदले 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया मुझे 3 3 दैट्स 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6q प्लस 1। ठीक, तो अब देख लेना इसमें हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, देख लो इसमें हम पहले दो में 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें भी 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें भी, दैट इज 3। यहाँ देख लो जब मैंने 3 कॉमन निकाला, दैट इज 3 3 9q, दैट इज 3q स्क्वायर प्लस 3 2 6q, तो 2q आ जाएगा प्लस 1। तो ये मुझे मिला 3m प्लस 1। तो इस बार जो स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर आया, इस बार 3m आया था और इस बार आया मुझे 3m प्लस 1। तो स्क्वायर ऑफ x हमने इंटीजर रखा है, यहाँ हमने स्क्वायर किया है, तो स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर यहाँ 3m आया, यहाँ 3m प्लस 1 आया। ठीक है, अभी भी हमारे पास एक स्टेप है, वो ये है कि अगर हम r को क्या डालते हैं 2 के बराबर, r इज इक्वल टू 2 के बराबर, तो x क्या निकलेगा, x निकलेगा 3q प्लस 2। अब मुझे x चाहिए ही नहीं, मुझे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे स्क्वायर ऑफ अ नंबर चाहिए। सो दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। सो दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल, चलो इसको कर लेते हैं a स्क्वायर, सो दैट इज 3q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू b के बदले 2 प्लस b स्क्वायर, so that's equal to plus 2 square। 3 3s are, this is 9q square, 9q square plus 3 2s are 6 2s are 12q, 12q plus 2 2s are 4। समझ गया। अब यहाँ देख लो कि यहाँ कॉमन क्या निकल सकता है, मुझे 9q प्लस 12q प्लस 4 है, मुझे 3 कॉमन निकालना है क्योंकि हम फॉर्म या तो 3m बना रहे हैं या 3m प्लस 1 बना रहे हैं। देखो इसमें 3 निकलेगा, इसमें भी 3 निकलेगा, लेकिन 4 में 3 नहीं निकलेगा। तो मैं 4 को पहले ब्रेक कर लूंगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q, इस 4 को मैं ब्रेक कर लूंगा, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 1। फिर मैं इन तीनों में से किसको कॉमन अब निकालूंगा, 3 को। देख लो 3 को कॉमन निकाला, यहाँ बचा मुझे 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जार 12, दिस इज 4q प्लस 3 को कॉमन निकाल के अंदर 1 बचा और प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू 3m प्लस 1। तो आप समझ गए कि जो भी स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर है दैट इज ऑफ द फॉर्म। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में है, पॉजिटिव इंटीजर इज अ फॉर्म, इंटीजर इज अ फॉर्म, किस फॉर्म में, या तो 3m में, या तो 3m में और 3m प्लस 1। होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस बार हमें क्यूब दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब फॉर्म 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 में आ जाएगा।
देखो, हमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर आप किसी भी नंबर का क्यूब करोगे, कोई एक्स है, अगर आप इसका क्यूब करोगे, जो आपका रिजल्ट आ जाएगा उसको अगर आप डिवाइड 9 से करोगे, तो आपकी फॉर्म जो आ जाएगी दैट विल बी इधर 9m या 9m+1 या 9m+8। जैसे मेरे पास एक नंबर है 3, अगर मैं 3 या चलो मैं ले लेता हूँ 2, 2 नहीं 4 5 6 ले लेते हैं, इससे भी हो गया 7 ले लेते हैं तो वो बड़ा हो जाएगा। मैं ले लेता हूँ 5, 5 क्यूब कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 125। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप 125 को डिवाइड 9 से करोगे, देखो 9 9 1 ज़ा 9, तो यहाँ मुझे निकला 335, ठीक है। तो 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा दैट्स इक्वल टू 27, तो मुझे निकला 8, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 125 जो आया वो आया 9 इंटू एम, एम इज द 13 प्लस 8, ये फॉर्म है। तो आप कोई भी क्यूब ले लो, वो तो या 9m में आएगा या 9m+1 में आएगा या 9m+8 में आएगा। हमें यही दिखाना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ 9m, 9m+1 या 9m+8। हमने जो इससे पहले दिखाया वो ये कि क्यूब ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म या तो 9m, सॉरी स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m और 3m+1, ठीक है। अब देख लो हम क्या कर लेंगे, समझ लेना। मैंने पहले इक्विलिब्रियम डिलेमा यहाँ स्टेटमेंट लिखी, x इज इक्वल टू बी क्यू, यही जो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखी थी। लेकिन इस बार जो मुझे b है दैट्स इक्वल टू b इज इक्वल टू 9, क्योंकि हम डिवीजन 9 से कर रहे हैं। तो b जब मैंने 9 रखा तो मुझे x जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 9q+r, और इस बार जो r आ जाएगा r विल बी बिटवीन 0 to 9, ठीक है। तो r के कितने वैल्यूज आ जाएंगे हम देख लेंगे, r के आ जाएंगे 0 से लेकर 9 तक सारे वैल्यूज। तो r इज इक्वल टू 0 1 2 और 3b 4 5 6 7 और 8। तो हम एक एक करके अ, इस क्वेश्चन में इक्वेशन फर्स्ट में डालना शुरू कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन आप याद रख लो, दैट्स इक्वल टू x इज इक्वल टू 9q+r। सो हम एक एक करके, इक्वेशन है मेरे पास x इज इक्वल टू 9q+r। हम इसमें हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक एक करके r का वैल्यू जो है वो 0 से लेकर r इज इक्वल टू 0 से लेकर 8 तक वैल्यू डालेंगे। लेकिन इतना लंबा हम जाएंगे नहीं, हम देख लेंगे, हमारी फॉर्म 1 2 के बाद आ जाएगी। सो पहले हम डालते हैं पुट r इज इक्वल टू, ठीक है, ये याद रखने के लिए मैंने यहाँ लिखी, पुट r इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, तो मुझे x निकलेगा, x इज इक्वल टू 9q+0, सो दैट x इज इक्वल टू 9q ही। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मुझे स्क्वायर कर लेना था, इस वाले क्वेश्चन में मुझे क्यूबिंग बोथ साइड्स करनी है। क्यूबिंग बोथ साइड्स, जब मैं क्यूबिंग बोथ साइड्स कर लूंगा तो दैट विल बी x क्यूब इज इक्वल टू 9q होल क्यूब, सो दैट्स इक्वल टू 729q क्यूब, ठीक है। तो 729q क्यूब में आपको कॉमन निकालना है 9, क्योंकि हमें फॉर्म इनको दिखाना है या तो 9m या 9m+1 या 9m+8। तो मैं यहाँ 9 कॉमन निकालता हूँ, जब 9 कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा 81q क्यूब, क्योंकि 9 इंटू 81 729, सो दैट्स इक्वल टू 9, इसके बदले हम m लिख सकते हैं। सो क्यूब मुझे आया पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में, 9m फॉर्म में, ठीक है। दूसरा कर लेते हैं, पुट r इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, पुट r इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, तो मुझे क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 9q+1। क्या मुझे ये चाहिए, नहीं, मैं कर लूंगा फिर से क्यूबिंग बोथ साइड्स। जब मैं क्यूबिंग बोथ साइड्स कर लूंगा, दिस विल बी इक्वल टू x क्यूब इज इक्वल टू 9q +1 होल क्यूब,
ठीक है। 9 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब में एक फार्मूला आ जाएगी। कौन सी फार्मूला? ये आपको याद होनी चाहिए। ये फार्मूला आपको लगानी है। चलो यही लिखते हैं हम। यूजिंग यूजिंग ए प्लस बी होल क्यूब, वो किसके बराबर है? दैट्स इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, एक सेकंड। प्लस बी क्यूब। ठीक है। ए क्यूब पहले सबसे बड़ा ए पे क्यूब है, प्लस 3 एक पे छोटा एक कम कर लो, ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सो 9 क्यूब प्लस ये मुझे फिर मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू ए क्यूब, सो दैट्स इक्वल टू 9 क्यू होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू 1 plus 3ab square, that is 9q into b square, that's 1 square, plus b cube, so that's equal to 1 cube। ठीक है, ये देख लो 9 क्यूब कितना आया? 729 क्यूब प्लस 9 स्क्वायर इंटू 3, 9 आंसर 81 इंटू 3, दैट्स इक्वल टू 243 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ देख लो 9 3 27 क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ कॉमन निकालते हैं हम इनमें से 9 इस 1 को छोड़ के। देखो यहाँ जब कॉमन 9 निकलेगा, कॉमन जब 9 निकलेगा तो मुझे क्या बनेगा? दिस विल बी इक्वल टू 9 इंटू 81 क्यूब प्लस इसमें जब 9 कॉमन निकला 243 में एक 9 कॉमन निकाला मैंने, तो यहाँ बचा मुझे 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 27 में 9 निकाला तो 3 बचा, 3 क्यूब प्लस 1, तो ये मुझे आया, दिस इज इक्वल टू 9 और m प्लस 1। इस सारे के बदले हम m ले सकते, सो दैट्स 9m प्लस 1 फॉर्म ये वाली आ गई। ठीक है, अब हम डालते हैं पुट r इज इक्वल टू 2 के बराबर। ठीक है, हम डालते हैं पुट r इज इक्वल टू 2, हम डालते हैं r 2 के बराबर, तो क्या बनेगा? x विल बी इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2। मुझे x नहीं चाहिए, मुझे क्यूब चाहिए, तो मैं इसको क्यूबिंग बोथ साइड्स का लेता हूं। क्यूबिंग बोथ साइड्स, दिस विल बी x क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब, सो दैट्स इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब। बताओ किसके बराबर आएगा? ऐसे ही a क्यूब, तो मैंने अभी फार्मूला बताई, a क्यूब याद रखो किसके बराबर है? a प्लस बी होल क्यूब है बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर, दैट्स 9 क्यूब स्क्वायर इंटू b, इस बार b 2 है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab के बदले 9 क्यूब इंटू b के बदले 2 स्क्वायर प्लस b क्यूब, दैट्स इक्वल टू 2 क्यूब। अब देख लो यहाँ हम डायरेक्टली यहाँ 9 इसी स्टेप पे भी कॉमन निकाल सकते हैं। देखो 8 में 9 कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि 2 2 4 2 8 है, तो इसमें 9 नहीं निकलेगा। इन बाकी सब में से एक 9 निकाल सकते हैं। जरा यहाँ 9 निकालो, क्या बचा? यहाँ जब 9 हमने निकाला तो यहाँ 9 के 2 बचे, दैट्स 9 9 81 क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ एक 9 का निकाला हमने तो बचा 3 इंटू 9, दैट इज इक्वल टू 9 3 27, 27 इंटू 2, दैट्स 54 क्यू स्क्वायर। यहाँ ये 9 निकला, यहाँ बचा 3 इंटू 4, 3 4 12 क्यूब प्लस 2 2 4 2 8, सो वो मुझे मिला 9, और इस सारे के बदले हमें m लिख सकता हूँ, दैट्स इक्वल टू 9m प्लस 8। तो मैंने 1 डाला तो 1 निकला 9m, 2 डाला तो 9m प्लस 9m, 1 डाला तो 9m प्लस 1 निकला, 0 डाला तो 9m निकला, और 2 डाला तो 9m प्लस 8 निकला। तो क्लियरली मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर मैं यहाँ लिख सकता हूँ
clearly cube of the positive integer, clearly cube of पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर है उनका क्यूब जो है, पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है इज अ फॉर्म किस फॉर्म में है ये, 9m और 9m प्लस 1, या मेरे पास है 9m प्लस 8। वेरी गुड, होप कि आप ये अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए। इस क्वेश्चन के बाद हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई। होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं पर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। इसके बाद आप ये सीरीज जो पढ़ रहे हो इसको आप शेयर कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको शेयर करके किसी और बच्चे की मदद कर सकते हो तो प्लीज डू इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू, अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।